लेट्स कंटिन्यू विथ ट्रिग्नोमेट्री। आज हमको क्या पढ़ना है, एंगल्स की वैल्यू, है ना। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, रेशियोज की जो वैल्यूज होती है वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे बेटा, 45 डिग्री के लिए, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट, ये हम ज्योमेट्रिकली निकाल रहे हैं कि 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज की वैल्यूज़ क्या होगी। तो हमने सपोज ट्राइंगल ले लिया, एक राइट ट्राइंगल। आपको ये तो पता ही कि ट्राइंगल राइट एंगल्ड होना चाहिए। अब हमको यदि 45 डिग्री के लिए वैल्यू निकालनी है तो ए या सी में से एक एंगल 45 लेंगे। सपोज मैंने इस एंगल को ले लिया 45 डिग्री। इफ़ आई टूक इट एज 45, तो अब आपको क्या पता है, यू नो अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, 9th में आपने प्रूफ पढ़ा था। तो आपका बाय एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल भी क्या आ जाएगा, ये 90 है, ये 45 है, तो एंगल ए भी क्या आएगा, 45, है ना। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल ए इज ऑल्सो 45। आप चाहे तो लिख करके कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो आपका ए हमें पता नहीं है, ए है, बी 90 है एंड सी 45 है, एंड दिस इज इक्वल टू 180। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, 90 प्लस 45, 135 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 180 माइनस 135 इज 45। तो एंगल ए भी 45 हो गया। इसका क्या मतलब है कि एंगल ए और एंगल सी दोनों की वैल्यू 45 है। अब कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने दूसरा कंसेप्ट यूज़ किया था कि दोनों की एंगल्स इक्वल प्रूफ करने थे आपको, है ना, कि आपको साइड्स इक्वल थी और आपको एंगल इक्वल प्रूफ करने थे। यहाँ तो अपन ने क्या किया था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हमने कल ये किया था कॉस ए इक्वल टू कॉस बी में। अब आप देखो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे जब एंगल इक्वल लिख दिए हमने कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, और सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। तो बी सी इक्वल टू ए सी। रीज़न क्या हुआ, एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये प्रूफ अपन ने सब 9th में किए हुए हैं। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ट्राइंगल में इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये आपका कंसेप्ट से बी सी और ए सी आपस में क्या आ गए, दे आर इक्वल टू ईच अदर। बी सी और ए सी इक्वल हो गए। अब बी सी और ए सी इक्वल है तो हमने क्या करना है, हमने उसको कुछ भी साइड अज्यूम कर ले, हम उसको ए ले ले, एक्स ले ले। एनसीईआरटी में उन्होंने ए से किया है तो आपने ले लिया कि भाई ये वाली साइड ए है। यदि ये वाली साइड मैंने ए ले ली तो ये भी क्या होगी, ए होगी, दोनों इक्वल है। तो अब आपको ये तो पता है कि अपन जब अपना फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, एक साइड दो साइड दी, हम पाइथागोरस से थर्ड निकालते थे। तो बेटा यहाँ भी हम AC की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालें, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट नहीं रहेगा, स्क्वायर लिखा है तो अंडर रूट लगा देते हैं। तो AC इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया। अब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1 प्लस 1 2, हाँ कोफिशिएंट्स ऐड होंगे तो ये क्या हो गया, रूट में 2A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू रूट 2A स्क्वायर है। आप स्क्वायर रूट लोगे, A बाहर आएगा, रूट के अंदर 2 रह जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2A या A रूट 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या रूट 2 और A के ऊपर रूट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, दे आर सेम थिंग। AC की वैल्यू हमारी क्या आ गई, A रूट 2, ठीक है, AC आ गया है A रूट 2। ये बात क्लियर। तो हमने क्या किया, हमको 45 डिग्री के रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो हमने ट्राइंगल का, राइट ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री लिया। जैसे ही 90 लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से दूसरा एंगल भी 90 आ गया। अब भाई ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स तो इक्वल होती है। तो आपकी ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो गई, दे बिकम इक्वल टू ईच अदर, कि ये इसके इक्वल है। अब ये ए है, ये ए है, हमने पाइथागोरस लगाया तो हमारी ये वाली साइड आ गई A रूट 2। इतनी बात क्लियर।
अब बिल्कुल आसान काम है। अब आपको क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हमको फॉर्मूले तो पता है, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें इस हिसाब से। तो हमारा देखो साइन 45 क्या होगा, सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन 45, फिर हम ले लें कॉस 45 और हम ले लें टेन 45। बाकी तो आपको पता है कि इनका उल्टा करके सारे रेशियोज निकल जाएंगे। अब 45 वाला एंगल देखो, दोनों ही 45 है, तो आप किसी भी 45 के रिस्पेक्ट में देख सकते हो, चॉइस आपकी है। हाँ, तो यदि मैंने इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए, और हाइपोटेनियस कितना है, a√2। a से a कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1/√2। क्या पता चला, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। भाई यदि आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मैं ये भी तो 45 ले सकती हूँ, ले लो, आंसर सेम आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हैं। मैं इधर से भी करूँगी तो ये भी परपेंडिकुलर a है, ये √2 है, तब भी आंसर यही आएगा। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि cos 45 में बेस लोगे तो बेस भी a है, तो ये वैल्यू भी क्या आई, a/a√2, दोनों कैंसल, वैल्यू इसकी भी क्या आ गई, 1/√2। क्योंकि साइन और कॉस में क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस ही तो चेंज होता है, हाइपोटेनियस तो दोनों के डिनोमिनेटर में है। तो यदि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो गए तो साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल आएगी ही। तो साइन 45 एंड कॉस 45 की वैल्यू इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, 1/√2 के। अब हम वैल्यू निकालें टेन 45 की। तो टेन 45 की वैल्यू अब आपको पता चल जाना चाहिए अभी तक आंसर क्या आएगा। टेन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में इक्वल हैं, कैंसल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 1। तो टेन 45 की वैल्यू 1 है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर देखते हैं कि साइन 45 को कॉस 45 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू सेम थी, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, 1। तब भी टेन 45 की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली कई बार एग्जाम में आता है, बोर्ड्स में भी आता है, स्कूल एग्जाम में भी आता है, कम आता है पर कई बार आता है, 10% टाइम पूछ लिया जाता है, ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 45। तो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू गो, कि आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें एक एंगल 45 डिग्री लेंगे, दूसरा 45 हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये बताएंगे ट्राइंगल के दोनों एंगल इक्वल हैं तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। फिर आपने हाइपोटेनियस निकाली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और फिर सिंपली साइन कॉस टेन जो भी बोला है उसके फॉर्मूले में रिस्पेक्टिव साइड्स रख दो, ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री की वैल्यूज़ ऐसे निकली। अब आप देखो मैंने क्या छोड़ दिया, मैंने कॉस वगैरह की नहीं, कॉस निकाला है, सेक नहीं निकाला। अब आपको पता है ये इसका रेसिप्रोकल है, तो सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2/1, दैट इज √2। कोसेक 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यही होगी, √2। तो सेक 45 कोसेक 45 भी आपस में इक्वल हैं, और टेन 45 1 है तो कॉट 45 भी क्या होगा, 1, क्योंकि 1 का उल्टा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। क्लियर, तो 45 वाली वैल्यूज कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या दिया है, ठीक है। अब वो y लिख देते हैं, y का रीज़न मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्यों इक्वल हो गया। एंगल A इक्वल टू, एक एंगल आपने 45 लिया, B, इफ वन एंगल इज 45 देन द अदर एंगल इज ऑल्सो 45, दैट इज A इक्वल टू C इक्वल टू 45। सो BC इक्वल टू AB, वाई साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सपोज BC AB A ले लिया तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से साइड आ गई AC आ गई A√2। फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन लगाई, इन्होंने अपोजिट टू एंगल A वाला लिखा है, एनसीईआरटी में मैंने आपको फर्स्ट डे बता दिया था, दे डोंट राइट परपेंडिकुलर एंड बेस, दे राइट दिस लैंग्वेज, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस आपका बचपन से फिक्स है कि ये परपेंडिकुलर ये बेस है ना, बट अपन ने शुरू दिन कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंज देयर प्लेस। हाँ, तो आप वो परपेंडिकुलर बेस से कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे कर लो। अब आपका दूसरा कंसेप्ट है कि अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन 30 मतलब 30 एंड 60 डिग्रीज की। हाँ, अब हमें वैल्यू निकालनी है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की। भाई 30 एंड 60 निकालनी है, अब क्या करें, अब राइट ट्राइंगल लेंगे तो काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो 60 डिग्री किस में होता है, 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है, याद है 9th में प्रूव किया था। तो टेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब हमने क्या किया, नाउ वी विल टेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको प्रॉपर्टी पता है कि यदि मैं इसकी नेमिंग ABC कर दूं तो ये एंगल 60 मेरा उतना बना नहीं है, पर आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है आपको 60-60 होगा। हाँ, इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल A।
हाँ, 9th में आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई इसमें राइट ट्राइंगल तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, इसमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दूँ। हाँ, किसी भी एक वर्टेक्स से यदि मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी तो वो क्या होगा, एल्टीट्यूड इज मीडियन ऑल्सो। ये आपने 9th में पढ़ा था। कैसे आता है ये, कि ट्राइंगल ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। क्यों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देखो रीज़न NCERT में लिख देंगे वाई। आपको पता होना चाहिए, आपने 9th में ये बातें पढ़ी हुई हैं कि पहली बात तो देखो AB AC के इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है। एंगल B एंगल C के इक्वल है 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल इक्वल होते हैं। हाँ, आपका ये वाली साइड इसके इक्वल ले लिया आपने, ये वाला एंगल इसके इक्वल ले लिया, आपका ये साइड है, ये एंगल है। अब यदि हम इस साइड को इसके इक्वल कर दें तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या ले लें, हमने ये एंगल 90 लिया है, ये एंगल आपका 90 है, तो हम एंगल ले लें, एंगल AAB, ये ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये एंगल, दो एंगल है और साइड इंक्लूडेड नहीं है, तो क्राइटेरिया कौन सा हो गया, AAS। यदि आपने ये क्राइटेरिया लिया तो आपका AAS से हो गया। और AAS में आप एक और ये ले सकते थे, इसकी बजाय आप ये साइड ले सकते थे कि AD इक्वल टू AD, इसकी बजाय आप क्या ले सकते थे, AD इक्वल टू AD, रीज़न हो जाता कॉमन, तो भी आपका क्राइटेरिया क्या लग जाता, AAS। ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या था, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन अच्छा था RHS का, कि ये एंगल दोनों में 90 है, ये इक्वल है और ये साइड कॉमन है। मतलब हमने प्रॉपर्टीज़ यही ली, पर हमने ये लिया और ये लिया, ये तीनों ले लिया, तो हम क्या बोलेंगे, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। और बेसिकली ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से हुआ क्या, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से CPCT से क्या हो गया कि BD और CD आपस में इक्वल हो गए। ये BD और ये CD इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये 60 था, तो 60 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो बेटा ये एंगल आपका 30-30 में डिवाइड हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब आपको क्या मिल गया, यू गॉट अ राइट ट्राइंगल विथ वन एंगल 30 एंड वन एंगल 60, है ना। हमारे पास क्या कमाल की बात हो गई कि हमारे पास अब एक राइट ट्राइंगल है, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, चॉइस तुम्हारी, ये दोनों बराबर ही है ना, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30, और हमें 30 और 60 के रेशियोज निकालना है, और इसमें एक एंगल 90 भी है। और मज़े की बात क्या है कि हमको पता है ये वाली साइड A है और ये भी A का हाफ हो गई, मीडियन हो गया ना, इक्वल हो गया, तो बाइसेक्ट हो गया, तो ये वाली साइड आपकी A/2 हो गई, इतनी साइड। तो हमारे पास दो साइड से दो एंगल है, तीनों एंगल है दो साइड से, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला एल्टीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम इसमें 60 के लिए और 30 के लिए सारे रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल कंसेप्ट है, जस्ट टेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर आपकी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से क्या हो गया, आपको इसको फिर से हम साफ कर लेते हैं। बेसिकली क्या हो गया कि हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने लिया ABC, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, और ये क्या हो गया 30, क्योंकि CPCT से ये साइड A है, ये A है, ये वाली साइड आपकी क्या हो गई A/2। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय RHS। हाँ, कोई भी क्राइटेरिया जो आपको अच्छा लगा हो, जो हमने डिस्कस किया, उसमें से आप लिख सकते हो। तो ये आपका, इतनी बात पे आप आ गए। अब इस पे आ गए, फिर आपको क्या करना है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, किसमें, ट्राइंगल ABD में, ABD में लगाएंगे। अब हमें p² निकालना है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, दिस वन हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो ये क्या होगा, A² माइनस A/2 का स्क्वायर विल बी रिटर्न एज A²/4, दिस इज इक्वल टू AD²। अब बहुत पाइथागोरस के क्वेश्चन कर चुके, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, है ना, इसका स्क्वायर और A/2 का स्क्वायर इज A²/4। LCM लोगे क्या आएगा, 4A², तो ये हो गया 4A² माइनस A² अपॉन 4। अब डायरेक्ट लिखना आना चाहिए बेटा, ये बना 3A²/4, AD² की वैल्यू 3A²/4 हुई, तो AD की वैल्यू क्या आ गई, AD की वैल्यू आ गई 3 का रूट 3, A/4, तो A हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो AD की वैल्यू आपकी आ गई √3/2A। हाँ, तो हमारी AD की वैल्यू आ गई है, ये वाली साइड आ गई है √3/2A। ठीक है। अब आपके पास ये वाली साइड है A, ये वाली साइड है A/2, ये वाली साइड है √3A/2।
तीनों साइड सेम रेशो की टर्म्स में है। अब 60 के लिए निकालना है और 30 के लिए निकालना है, तो लेट्स अप्लाई फॉर 30। यदि हम 30 के रिस्पेक्ट में देखें तो अब देखो हमें साइन निकालना है, कॉस निकालना है और टेन निकालना है, बाकी आप इनका रेसिप्रोकल कर लोगे। अभी मैं 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ, तो यू कैन सी कि साइन 30 के रिस्पेक्ट में, साइन का फॉर्मूला तो अब तुमको याद है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो ये देखो कि परपेंडिकुलर क्या है, ये 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर a/2 है, हाइपोटेनियस a है। 30 के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये a/2 डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, a/2 डिवाइड हो रहा है a से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका रेशनल नंबर का कंसेप्ट 2 मुझे सिखाना पड़ेगा, जो मैंने पहले आपको क्या सिखाया था कि दोनों रेशनल नंबर हैं a/b डिवाइडेड बाय c/d। तो a/b एज इट इज़ रहता है, डिवीज़न का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, नंबर का हो जाता है रेसिप्रोकल। फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सेकेंड और थर्ड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, ये आपने सीखा था। अब बेटा यहाँ पर चेंज क्या हो गया, यहाँ पर आपका ऊपर वाला नंबर तो फ्रैक्शन ही है पर नीचे आपका एक ही नंबर है, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं, सेम होगा। यदि आपके पास एक ही नंबर है तो आप इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख लो, 1, तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो ये c कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, a/b और ये c आएगा डिनोमिनेटर में, a/bc बन जाएगा। यदि न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर है, तो दिस इज़ हाउ द फंक्शन विल वर्क। अच्छा, अब इसी के साथ हम दूसरी बात भी कर लें। अब यदि ऐसा होता कि भाई न्यूमरेटर में तो एक ही नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है, पर डिनोमिनेटर में आपका b/c है, तब क्या होगा, तो भी कंसेप्ट तो सेम है कि डिवीज़न का बनेगा मल्टीप्लिकेशन, नंबर का होगा रेसिप्रोकल, तब ये ac/b बन जाएगा। यदि न्यूमरेटर में एक नंबर था, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन था, तो ac/b हो गया, और यदि न्यूमरेटर में फ्रैक्शन था, डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर था, तो ये a/bc हो गया। यू कैन सी द डिफरेंस, c और b की पोजिशन चेंज हो गई, सी इसमें डिनोमिनेटर में था, उसमें न्यूमरेटर में चला गया। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना, तो ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन बैक टू ट्रिग्नोमेट्री। तो a/2 डिवाइड हो रहा है a से, तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, a/2 डिवाइड बाय a है, तो a यहाँ आएगा, a कैंसल, साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो साइन 30 किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल है, याद कर लो। अब कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो इस 30 के लिए ये बेस है, हाइपोटेनियस ये है, हाँ, तो बेस क्या है, √3a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो आपको पता है न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिवाइड बाय सिंगल नंबर है, तो सिंगल नंबर सीधे डिनोमिनेटर में लिख दोगे, अब तो पता है तुम्हें। तो a कैंसिल हो गए, cos 30 की वैल्यू क्या आ गई, इट इज़ √3/2, cos 30 √3/2, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको उससे डिवाइड करना है, तो a/2 डिवाइडेड बाय √3/2 a, हाँ, तो ये क्या बन गया, a/2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर का रेसिप्रोकल, दैट इज 2/√3a। 2 से 2 कैंसल, a से a कैंसल, अपॉन में √3, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो tan 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यूज। तो tan 30 आपका आ गया 1/√3। तो आपको पता है कोसेक 30 क्या बनेगा, साइन 30 हाफ था, तो कोसेक 30 हो गया 2, cos 30 √3/2 है, तो सेक 30 क्या हो जाएगा, सेक 30 विल बी 2/√3। अब हम इसको रैशनलाइज करके 2√3/3 नहीं लिखेंगे, वैल्यू हम ऐसे ही लिखेंगे। tan 30 1/√3 है, तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 का रेसिप्रोकल, दैट इज 3। याद हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 30 के लिए। अब हम बात करें किसके लिए, 60 डिग्री के लिए। तो चलो 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, तो 60 के लिए पोजीशन चेंज कर देंगे। हमारा एंगल तो वही है, हाँ, हमारा ट्राइंगल तो वही है, हमारी साइड्स तो वही है, बस हमारे परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे। और अब तुमको पता है परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं तो साइन और कॉस की वैल्यू बदल जाती है। मतलब साइन 30 हाफ था तो अब cos 60 हाफ हो जाएगा, cos 630 √3/2 था तो साइन 30 √3/2 हो जाएगा। ये सब चीज़ें क्लिक करनी चाहिए, हाँ, इतना आपको जल्दी से दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा। अब 60 के रिस्पेक्ट में दिस इज़ योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ योर हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो गया, √3a/2 डिवाइडेड बाय a कैंसल, आंसर क्या आ गया, √3/2।
साइन 60 √3/2। कॉस 60 के रिस्पेक्ट में ये पर बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो a/2 डिवाइडेड बाय ए कैंसल, आंसर इसका क्या आ गया 1/2। tan 60 के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो क्या हो गया √3a/2 डिवाइडेड बाय a/2, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, ये कैंसल, tan 60 की वैल्यू क्या आ गई √3, तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, cosec 60 क्या हो जाएगा 2, cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3। क्लियर। तो ये आपके मेन रेशियोज जो हैं जो ज्योमेट्रिकली पूछे जाते हैं वो आपका कंसेप्ट क्लियर। 10, 30, 60, 45। अब आपका जो लास्ट बचा है वो 0 एंड 90 है और वो बहुत रेयरली एग्जाम में आता ही नहीं है एक्चुअली, बट पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार तो समझना ही पड़ेगा। तो ये आप बुक में पढ़िएगा, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। ये सारा एनसीईआरटी में आपके ऐसे दिया है। AB2A ले लिया तो BD = BC = A हो गया, √3a करके इन्होंने किया है। मैंने साइड A ली थी तो a/2 हो गई, है ना। मैंने साइड A ली थी तो a/2 हो गई। यदि आप साइड 2a लोगे, यदि आप इस साइड को 2a लोगे तो एक सेकेंड, ये आपका यदि आपने 2a लिया तो ये a हो गई। मैंने ये a ली थी तो ये a/2 हो गई थी। इससे भी आंसर सेम ही आएगा, फाइनल आंसर आपका सेम आएगा कि वैल्यूज़ जो आएंगी वो सेम आएंगी, ठीक है। बस इससे वो बाई 2 में नहीं चलता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बता ही देती हूँ मैं, चलो इससे भी बता देती हूँ आपको एक बार, किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमने यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड 2a ली तो ये हाफ होगी, तो ये क्या हो गई a। अब हम उसको निकालेंगे पाइथागोरस से, तो ये 2a का स्क्वायर 4a² माइनस a², ये क्या आ गया 3a²। स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √3a, ठीक है। ये एंगल आपका 60 है, ये एंगल आपका 30 है, ठीक। अब हम इसके लिए यदि साइन 60 निकालें तो साइन 60 के लिए दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो गया √3a/2a, a कैंसल, आंसर आ गया √3/2। cos 60 बेस क्या है a/2 है, तो भी आंसर क्या आ गया 1/2। tan 60 लेंगे तो tan 60 के लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3a डिवाइडेड बाय a कैंसल, आंसर आ गया √3। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। और यदि आप 30 के लिए कैलकुलेट कर रहे थे तो sin 30, cos 30 एंड tan 30, बाकी के वैल्यूज़ तो बेटा इन सबकी रेसिप्रोकल हो जाती है, तुम्हें फर्स्ट डे बता दिया था मैंने। 30 के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो सेम है, तो दिस इज a/2a, ये कैंसल, आंसर आ गया 1/2। cos 30 के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये क्या हो गया √3a/2a, ये कैंसल, आंसर आ गया √3/2। tan 30 के लिए दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो a/√3a, a कैंसल, आंसर आ गया 1/√3। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट 30, 60 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट मूव ऑन टू 0 एंड 90। अब 0 एंड 90 के केस में क्या होगा कि हम 0 एंड 90 के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम इसमें डायग्राम देख लेते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग, कि हमारा ये एंगल यदि 0 है, यदि हमको इस एंगल को इफ़ यू वांट टू मेक दिस एंगल 0, तो ये एंगल 0 कैसे बनेगा कि मुझे इसको 0 करना है तो मैं इस साइड को छोटा छोटा करते जाऊँ, तो मैं इसको यदि इधर शिफ्ट करते जाऊँ c को, तो ये a की वैल्यू कम होती जाएगी एंड एक पॉइंट पे जा कर के ये जब c b से कोइंसाइड कर जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। हाँ, ये जब c b से कोइंसाइड कर गया तो b और c दोनों का वैल्यू क्या हो गई 90 और ये क्या हो गया 0। बेसिकली लाइन बन गई, ट्राइंगल बचा ही नहीं, एक्चुअली तो वो ट्राइंगल ही नहीं बचा क्योंकि आपका एक एंगल 0 हो ही नहीं सकता, है ना। पर हमको समझने के लिए करना है, तो हमारे समझने में क्या आया कि यदि हमको एंगल A को 0 करना है, एंगल A 0 है, ये कब पॉसिबल है जब AC AB पे कोइंसाइड कर जाए, व्हेन AC और AB आपस में इक्वल हो जाए, AC AB के साथ कोइंसाइड कर जाए, तभी ये पॉसिबल है कि एंगल A 0 हो जाए। और इस केस में जब AC और AB कोइंसाइड कर गए तो आपकी BC क्या हुई, तो BC की वैल्यू तो भाई 0 हो गई। तो हमारा BC तो 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम यदि 0 डिग्री के लिए वैल्यूज़ निकालें, तो हम 0 डिग्री के लिए यदि वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है, साइन 0
ज़ीरो के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, और हाइपोटेनियस क्या है ये, पर BC अपॉन AC हुआ है ना, दिस इज BC अपॉन AC। पर BC की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। अब ऐसे कुछ भी हो, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, दिस इज गोइंग टू बी 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, फिर हम निकालें कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू के लिए अपने को क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई आपका ये 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री के लिए बेस क्या है, AB, और हाइपोटेनियस भी क्या है, AC, और AC और AB इक्वल है। तो AC और BC और AC सॉरी AB अपॉन AC हो गया, पर AB अपॉन AC दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आ गई, 1। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। टेन 0 की वैल्यू निकालोगे तो टेन 0 सिंपली इसको इससे डिवाइड करके देख लो, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। परपेंडिकुलर 0 है तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 0। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। हाँ, कोई भी एंगल 0, तो ये एग्जाम में नहीं आता बेटा। हाँ, अब हमको 90 डिग्री के लिए लेना है, तो देखो बड़ी मज़ेदार सी बात है, जैसे मैंने इसको 0 किया तो ये 90 हो गया, है ना। तो मैं इसको यदि 90 करूँगी तो ये वाला 0 हो जाएगा। यदि मैं एंगल A को 90 लूँगी, इफ़ आई विल मेक एंगल A 90, तो एंगल C डेफिनेटली क्या बनेगा, 0, क्योंकि B तो 90 है ही है। तो एंगल A 90 लेंगे तो C 0 हो जाएगा। तो जो चीज़ अभी इसके साथ हुई थी, मतलब अब हम क्या करेंगे, अभी हम इस साइड को इधर ला रहे थे, अब हम इस साइड को, अब हम ये वाली जो C वाली साइड है इसको B पे 0 पे लाएंगे। हाँ, ये डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है फिर से नीचे, तो लेट्स मूव ऑन टू दैट डायग्राम। ये रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस एंगल को 0 कर रहे हैं। इस एंगल को 0 करने के लिए हम AC को हमने इधर लाना शुरू किया और धीरे धीरे क्या हो गया, AC और AB कोइंसाइड हो गई, AC और BC। अब आपका क्या हो गया, AC और BC आपस में कोइंसाइड हो गई, तब आपका एंगल C 0 हुआ। अब आपका AC BC के इक्वल हो गई और AB वाली टर्म कहाँ गई, AB 0 हो गई। अब आपका AB हो गया है 0। तो अब हम यदि साइन 90 की वैल्यू निकालें तो साइन 90 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 90 के रिस्पेक्ट में ये एंगल 90 है, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या था, BC। तो BC की वैल्यू तो AC के इक्वल है, तो साइन 90 क्या हुआ, BC अपॉन AC, एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1। और कॉस 90 की वैल्यू निकालोगे तो कॉस 90 में ऊपर क्या आएगा, AB, बेस AB 0 हो चुका है, AB अपॉन AC, तो 0 अपॉन एनीथिंग इट विल गिव यू 0। अब एक बात देखो कि 1090 की वैल्यू निकालोगे तो 1090 की वैल्यू क्या हो गई आपका 1 अपॉन, मतलब इसको 0 डिवीज़न में आ गया, 1/0। तो 0 से किसी को भी डिवाइड करो तो दैट इज़ नॉट डिफाइंड। उसको इन्फिनिटी नहीं बोलते बेटा, उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। उसको जनरली हम शॉर्ट में इन्फिनिटी लिख देते हैं, बट दैट इज़ नॉट डिफाइनेबल, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये आपकी ज्योमेट्रिकली सारे एंगल्स की वैल्यू हो गई। हाँ, ये हमने सारे एंगल्स की वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकाल ली। ठीक है, चलो, तो ये आपका कंसेप्ट है टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज ज्योमेट्रिकली। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्या है कि हम ऐसे नहीं करते एक्चुअली, हम इतना लंबा हर बार थोड़ी करेंगे। तो वी विल मेक अ टेबल टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज ज्योमेट्रिकली, और उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आप अभी 2 मिनट में सीख जाओगे। इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है इस तरह से। इसमें आप यहाँ लिख लीजिए 0 डिग्री, आपके जो इम्पॉर्टेंट एंगल्स हैं जो 10th क्लास में काम के हैं, दे आर 0, 30, 45, 60, 90। मल्टीपल्स ऑफ 15 हैं पर सारे नहीं हैं। हाँ, 30 0 है, 90 अपने जो भी निकाले वही सारे एंगल्स है, 0, 90, 30, 60 और 45। ये एंगल्स हमने ज्योमेट्रिकली निकाले ना, तो ये एंगल हमारे लिए काम के हैं इस साल को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमने सारे एंगल्स लिख लिए 0, 30, 45, 60, 90, और एंगल में हमने यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, साइन A। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अभी और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ साइन A लिखो। अब आप क्या करो, यहाँ लिख दो 0, फिर 0 के बाद जो नंबर आते हैं, स्टार्ट फ्रॉम होल नंबर्स एंड राइट डाउन ऑल द नंबर, 1, 2, 3, 4। कोई बड़ी बात बोली मैंने, सिंपल सी बात है। 0 से लेके 1, 2, 3, 4 5 नंबर है, तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। सबको डिवाइड कर दो 4 से। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है बट इट वर्क्स।
हाँ, इससे आपका आंसर आ जाता है। सबको हमने डिवाइड कर दिया 4 से, और अब हमने क्या कर दिया, सबका ले लिया स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने सबकी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लिया। तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या होता है, 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0, है ना। ये बात तो तुमको पता है, कोई नई बात मैंने बताई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही आई थी। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर रूट 1, डिनोमिनेटर में 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2। साइन 30 की वैल्यू हाफ थी, है ना। अब आप देखो अगला नंबर है 45 डिग्री। तो 45 पे ऊपर 2 है, नीचे 4 है, कैंसिल होते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 है, 2 के ऊपर रूट है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, √2। तो साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 1/√2। अब अगले नंबर पे हम चले साइन 60 पे, ऊपर √3 है, नीचे 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 को 2, और √3 को √3 ही रहने दें। तो दिस इज √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू यही आई थी, √3/2, है ना। अब 90 में आप देखो ऊपर 4 नीचे 4 आपस में कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, अभी तो निकाला था, साइन 91 है। तो सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई। क्या किया हमने सिंपली यहाँ पर हमने इसको यदि मैं पूरा खुद ही करूँ तो दिस इज सिंपली आप यहाँ पर लिख लोगे साइन, यहाँ पर लिख लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। आपने ये एंगल्स लिख लिए। फिर आपने इन सब के नीचे क्या लिखा, 0 1 2 3 4, सबको डिवाइड बाय 4 एंड टेक स्क्वायर रूट। ठीक है, एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं हम इस तरह से। अब आपको बस साइन की वैल्यूज़ अब आ जाएंगी आपकी। तो साइन की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, दिस इज इक्वल टू √3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो साइन 0 0 है, साइन 30 हाफ है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, साइन 90 1 है। बढ़िया, साइन की वैल्यू तो आ गई, बाकी की कैसे निकलेगी अभी बता देती हूँ। अभी आपने देखा था ना वैल्यूज़ इंटरचेंज हो रही है। तो बेटा क्या करना है, कॉस की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, यहाँ लिखो कॉस, उल्टे ऑर्डर में लिख दो। जो कॉस 0 की वैल्यू, जो साइन 90 की वैल्यू है, उसको उठा के इधर लिख दिया 1। फिर क्या है, साइन 60 कॉस 30 के इक्वल होगा, ये आपको पता है, हमने देखा था परपेंडिकुलर और बेस बदल गए, और ये यहीं पे होगा, हमको ये भी पता है इनकी वैल्यू सेम थी। इसकी वैल्यू 30 के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पे आ गया 0। ये आपकी कॉस की वैल्यू बन गई। हाँ, ये कॉस की वैल्यू बन गई, आसान है। पर टेबल पे डिपेंड मत करना, मैंने आपको कल ही बोल दिया था, क्योंकि टेबल बनाना हर कोई सीख जाता है, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। मेन चीज़ है वैल्यू सही लिखना। तो अगला आपका क्या है, साइन हो गया, कॉस हो गया, नेक्स्ट इज टेन। अब टेन की वैल्यू के लिए हम क्या करें, हमने टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो हम 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 0। हम 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 कैंसिल, क्या बचा, 1/√3। और ये वैल्यू तो सेम थी, 45 45 आपस में कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू क्या आ गई 1। इसको इससे कैंसिल किया, वैल्यू क्या आ गई, √3। एंड 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो मेनली आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू की ज़रूरत होती है, साइन, कॉस एंड टेन। अब टेन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात सुन लो, वो जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उसमें आपको ये 3 वैल्यूज़ बहुत काम आएंगी। क्योंकि जब एंगल बनेगा, आप किसी चीज़ को देख रहे हो ऊपर या नीचे, तो वो एंगल 0 या 90 नहीं होगा, वो 30 45 60 में से ही कोई होगा। ठीक है, तो 99% केसेस में 10 लगता है। 99% केसेस में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 10 थीटा लगता है। तो 10 थीटा लगेगा तो आपको 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, ये याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इनकी भी जो आपको साइन की भी यही वैल्यूज़ की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी बचे हुए 10% क्वेश्चंस में। ठीक है, साइन और कॉस की भी 30 45 60 तो बिल्कुल याद होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न एक्सेप्टेबल नहीं है कि मैं भूल गया या मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। ये सब बहाने बनाना पहले दिन से छोड़ दो। इफ़ यू प्लान टू गेट फुल मार्क्स, बहाने साइड में रखो, काम शुरू करो, याद करो। हाँ, ये टेप देखो, मैं आपको फर्स्ट डे से, कल भी मैंने बोला था, टेबल बनाना बहुत आसान है, हर बच्चा सीख जाता है हर साल। हाँ, सब इंटेलिजेंट भी सीख जाते हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो भी सीख जाते हैं, इट्स वेरी सिंपल। बट टेबल से देख करके वैल्यू कॉपी करने में बच्चे गलती करते हैं। मैं बताऊँ आपको क्या करते हैं 10th के बच्चे, दे विल डू, जैसे ही आंसर शीट मिली, अभी पेपर तो देते नहीं है पहले, है ना,
वैसे ही खट से जैसे ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, सबसे पहले पीछे के पेज पे टेबल बना के रख लेते हैं कि टेबल हमने बना ली, अब हम देख के वैल्यू कर लेंगे, गलती नहीं होगी। पर फर्स्ट ईयर से देख रही हूँ मैं, आपकी 12th बैच है मेरी, टेबल तो सही बनाई पर उससे जल्दबाजी में देख देख के वैल्यू कॉपी करने में गलत हो गई और सारी कैलकुलेशन रॉन्ग, आपने गलत वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो आगे का आपने कुछ भी किया हो आंसर सही नहीं आ सकता, आपको उसमें मार्क्स नहीं मिल सकते। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट कि उसको दिमाग में रखो, वैल्यूज़ को पूरा 100% टेबल पे डिपेंड मत करो, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बना तो लोगे आप, पर देख देख के कॉपी करने में आपने ज़रा सी गलती की तो आपके सारे नंबर ज़ीरो हो जाएंगे। इससे अच्छा है थोड़ा सा दिमाग को कष्ट दो, हाँ, थोड़ा हाथ पैर पेन चलाओ और याद कर लो वैल्यूज़, और फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये आपकी हो गई साइन, कॉस और टेन की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बचा है हमारा सेक कोसेक। तो भाई साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो हम यहाँ पर कोसेक की वैल्यू लिखें तो 1/0 हो जाएगा, सबका रेसिप्रोकल करते चलो। तो कोसेक की वैल्यू क्या हो गई, 1/0। तो मतलब ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, 2। इसका उल्टा क्या हो गया, √2। इसका उल्टा क्या हो गया, 2/√3। 1 का उल्टा 1, ये आपकी कोसेक की वैल्यू हो गई। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, 0 का उल्टा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और 1/ नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा 0। ये आपकी टेबल बन गई। ठीक है, तो ये आपको टेबल एनसीईआरटी में इन्होंने दी हुई है, साफ सुथरी सिस्टमेटिक ये टेबल है, देखो। ये वैल्यूज़ आपको सारी की सारी गिवन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इट्स सिंपल। पर देखो तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया ना बेटा, कि साइन की वैल्यू, साइन 0 0 है, साइन 90 1 है, साइन 0 0 साइन 90 1 याद हो गया, साइन 30 हाफ है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है। ठीक, अब कॉस की वैल्यू के लिए क्या करना है, उल्टा करना है। साइन 90 1 था तो कॉस 0 क्या हो गया, 1, और साइन 0 0 था तो कॉस 90 क्या हो गया, 0। 45 की वैल्यू सेम है तो वो 1/√2। साइन 30 आपका हाफ था तो कॉस 60 हाफ हो जाएगा। साइन 60 √3/2 था तो कॉस 30 √3/2 हो गया। 10 की वैल्यू के लिए वो याद ही हो जाती है कि 10 0 0 है, 10 90 नॉट डिफाइंड, 10 45 1 है, 10 30 1/√3 है, 10 60 √3 है ना। तो थोड़ा सा काम करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगाओगे तो आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी और फिर आप इसमें कभी भी अटकोगे नहीं। ठीक, अब आपका है एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है, टू फाइंड द लेंथ, आपको बोला इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ये डायग्राम दिया है, राइट एंगल है B पर, AB 5 है और एंगल AC भी 30 है, ये वाला एंगल 30 है, ये साइड 5 है। अब बोल रहा है कि लेंथ बताओ BC और AC की, तो BC निकालो और AC निकालो, तो मैंने इसको X और Y बोल दिया। अब देखो क्या है कि अब आपके पास एक साइड है और एक एंगल है और आपको एंगल की वैल्यू पता है ना, ये आपको साइन 30 कॉस 30 टेन 30 सब पता है। ठीक है, याद कर लोगे तो पता रहेगी, तो ये सारी पता है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या है, परपेंडिकुलर। आपको क्या देखना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करो, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर पता है और आपको बेस भी निकालना है और हाइपोटेनियस भी निकालना है। ठीक है, तो वन ऑफ द थिंग्स हैज़ टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो यदि मैं इसमें, अब आपके पास चॉइस है बेटा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, यदि मैं पहले हाइपोटेनियस निकालना चाहती हूँ तो मुझे रिलेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यूज़ करना पड़ेगा, और इसको तो हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो साइन 30 ले लेंगे, तो साइन 30 = P/H। P क्या है, 5, H हमें पता नहीं है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 इज हाफ। तो हाफ = 5/y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y उधर, 5 2 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10, और सेंटीमीटर था तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो मैंने ये निकाल लिया, 10 है। ठीक है, अब ये 5 है, ये 10 है। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मतलब पहला ऑप्शन जो हम हमेशा कर रहे थे, हम पाइथागोरस से निकाल लें कि 100 - 25 75, 75 इज़ 5√3, तो ये वाली साइड आना चाहिए 5√3। एक तरीका ये है पाइथागोरस का, पर अब पाइथागोरस से भी आसान क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ करना। अब आपके पास दो ऑप्शन है,
यदि आपने हाइपोटेनियस पहले कैलकुलेट कर लिया है तो अब आप एक तो यहाँ पर देखो, यदि 1030 लगा सकते हो तो 1030 लगाओगे तो 1030 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं अवेलेबल। दिस इज 5/b, तो b इधर जाएगा और √3 उधर जाएगा, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई 5√3। ठीक है, पाइथागोरस से भी वही आई थी। भाई यदि आपको ये नहीं अच्छा लगा कि मुझे तो 10 नहीं पसंद है, आई लाइक कॉस, तो गो फॉर कॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास यहाँ हाइपोटेनियस आप कैलकुलेट कर चुके हो। आप हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर चुके हो। बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा, तो cos 30 की वैल्यू b/h होगी। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 होता है √3/2, और बेस कितना है पता नहीं, हाइपोटेनियस तो 10 है। तो अब ये क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई है 2, 5 = 10, x की वैल्यू तब भी क्या आएगी 5√3। कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले सकते हो। हम यहाँ पर पहले 10 भी लगा सकते थे कि 10 पहले लगाते तो बेस पहले आता, फिर हम हाइपोटेनियस लगा लेते कॉस के साथ या साइन के साथ। तो यहाँ पर आपके संग ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम क्या होती है, वैरायटी अवेलेबल है आपके पास, कॉम्बिनेशन से बहुत सारे, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, सिलेक्शन आपको करना है ना। तो आपके पास चॉइसेस हो जाती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, कब क्या करें, है ना। पता है कि भाई साउथ इंडियन ही है तो साउथ इंडियन खा लेंगे, पर चाइनीज़ भी मिल रहा है, पिज़्ज़ा भी मिल रहा है, तो थोड़ा सोचने लगोगे ना क्या लें क्या लें, तो वही हाल हो जाता है। यहाँ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि किसको पहले करें। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस है, आप किसी से भी करो, आंसर सेम आएगा, है ना। हम ऊपर नीचे कर लें, फाइनली आंसर सेम आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा यदि आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की या कुछ कॉम्बिनेशन गलत नहीं ले लिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, तो इसकी प्रैक्टिस करना। अब एग्जाम्पल 6 हो गया, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7। ये अब इसमें क्या बोला, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q ट्राइंगल। अब ये सब तो आपको पता है ना, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि 90 डिग्री मार्क करना इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल एट Q, PQ 3 है, PR 6 है। अब हमको क्या बोल रहा है, एंगल बताओ, एंगल QPR, ये एंगल बताओ एंड ये एंगल बताओ। तो मैंने इस एंगल को बोल दिया सपोज थीटा, हाँ, और मैंने इसको बोल दिया सपोज x। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम x नहीं ले सकते। अब हमें एंगल बताना है, तो हम एंगल कैसे बता सकते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। हमको यदि ये एंगल बताना है तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है और हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन किसके बीच में होता है, कॉस के बीच में। तो हम यहाँ क्या ले लें, कॉस थीटा, मैंने थीटा लिखा तो थीटा नहीं, तो कॉस ऑफ एंगल P इक्वल टू क्या होगा, PQ/PR। PQ और PR की वैल्यू क्या है 3 और 6, 3/6 कैंसिल होके क्या आ गया 1/2। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, टेबल से आपको याद होना चाहिए, कॉस 30 साइन 30 हाफ था, तो कॉस 60 हाफ होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 60 के इक्वल आ गई। हाँ, इसको हाफ को हम क्या लिखेंगे, कॉस 60। अब इधर बेटा कॉस थीटा है और इधर कॉस 60 है, तो कॉस से कॉस कैंसिल नहीं होगा, दोनों साइड इक्वल होता है, तो हम कंपेयर करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है और बीच में इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब जो दोनों हैं उन दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो वैल्यू कब इक्वल होगी, जब ये थीटा भी 60 डिग्री हो तभी होगी। तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 60 डिग्री। तो हमारा ये एंगल आ गया, एंगल QPR आ गया 60 डिग्री। अब आप सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो कि भाई ये 60 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या आएगा 30। या आप क्या कर सकते थे, आप इसके रिस्पेक्ट में भी लगा सकते थे। आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में लगाते तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो आपका यहाँ पर क्या लगता साइन x। तो साइन x इक्वल टू 3/6, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाती है 1/2। साइन 30 होता है 1/2, तो साइन x इक्वल टू साइन 30। तो कैंसल नहीं करना है कि साइन से साइन कट गया, ये मत करना, हाँ ध्यान से सुन लो। तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करके करो। एंगल्स क्या आ गए, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 30। तो या तो आपसे साइड्स पूछी जा सकती है या आपसे एंगल्स पूछे जा सकते हैं, है ना। या हमको एंगल्स दे दिए कुछ और उसकी वैल्यू रख के कैलकुलेशंस करने को भी कहा जा सकता है। ठीक,
अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो सब तो कंसेप्ट कवर कर रहा था, ये जो कंसेप्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन a माइनस बी की वैल्यू हाफ है और कॉस a प्लस बी की वैल्यू भी हाफ है। हाँ, ये वैल्यूज़ अलग अलग भी हो सकती है, दोनों साइड सेम भी हो सकता है कि इधर साइन लिखा है, इधर साइन, इधर टेन उधर टेन, या इधर टेन उधर कॉट, उधर साइन उधर कॉस, कुछ अलग भी हो सकता है। सेम रेशो की भी बात हो सकती है, वैल्यूज़ अलग अलग हो। अब उन्होंने आगे क्या कंडीशन दी है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो। 0 इज़ लेस देन a प्लस बी इज़ लेस देन आर इक्वल टू 90, कि जो a प्लस बी की वैल्यू वो 0 से ज़्यादा है और 90 से या तो इक्वल है या कम है ना। a प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करती है एंड a इज़ ग्रेटर देन b, और जो एंगल a है वो एंगल b से बड़ा है। तो अब आप a और b की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहली बात तो बेटा ये जो कंडीशन है ये हमेशा कुछ ना कुछ लिखी होगी, इसके लिए बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये उसकी क्वेश्चन की जो कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करेगा। आप जब सॉल्व करोगे आपका आंसर ऑटोमेटिकली इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए कुछ हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं, जस्ट गो थ्रू दैट, रीड करो और बॉदर मत करो, ठीक है। तो अब हमको क्या बोला है, साइन a माइनस बी हाफ। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, साइन r 1/2 आया तो हमने उसको इक्वेट कर दिया साइन 30 से। तो यहाँ भी क्या लिखा है, हाफ लिखा है, इधर साइन लिखा है। इसका मतलब हमको इस 1/2 को किससे रिप्लेस करना है, साइन की ऐसी वैल्यू जो 1/2 के इक्वल हो। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। तो हम क्या लिखेंगे, इधर तो ये साइन a माइनस बी रहेगा एंड हम इसको लिख देंगे दिस इज इक्वल टू साइन 30। और अभी आपको बताया था इनको कैंसल नहीं करना है, इनको कंपेयर करना है। तो a माइनस बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 30 डिग्री। आपको एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में मिल गई। अब सेकेंड लीनियर इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। तो ये जो cos a प्लस बी है इसको भी हम किससे कंपेयर करेंगे, अब हम यहाँ पर इसकी हाफ को cos की वैल्यू से कंपेयर करेंगे कि cos की वैल्यू हाफ कब होती है। तो cos 30 नहीं लिख देंगे, cos 60 पे हाफ होता है, साइन 30 cos 60 के इक्वल होता है। तो दिस इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। अगेन वी आर नॉट कैंसलिंग cos, वी आर जस्ट कंपेयरिंग देयर कोफिशिएंट्स। तो दिस इम्प्लाइज a प्लस बी, ये साइन लगाओ एरो इक्वल टू और उसके ऊपर एरो, दिस इम्प्लाइज कहते हैं कि इसका मतलब है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आ चुकी है, एक है a माइनस बी इक्वल टू 30 और दूसरी है a प्लस बी इक्वल टू 60। अब आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा लीनियर इक्वेशन सब चैप्टर्स में आएगा। तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, b का कोफिशिएंट दोनों में 1 है और साइन अपोजिट है। तो हम इन दोनों को ऐड कर दें तो b कैंसिल हो जाएगा, b एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो प्लस b माइनस बी कैंसल, a प्लस a क्या हो गया 2a एंड 60 प्लस 30 इज 90। इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई, 45 एंगल है, डिग्री जरूर लिखो और इसको बॉक्स बना दो कि आ गया आंसर। a 45 आ गया। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज a प्लस बी इक्वल टू 60 में रखा तो b की वैल्यू क्या हो गई, 60 माइनस a इज़ 45। तो b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 15 डिग्री। तो आपसे a और b पूछा था, a 45 है, b 15 है। देखो a इज़ ग्रेटर देन b, उन्होंने बोला था a इज़ ग्रेटर देन b, a 45 है, b 15 है, 45 15 से बड़ा है। इन दोनों का सम 45 प्लस 15 60 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो तीनों कंडीशन जो हमको इनिशियली मेंशन थी वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई। उसके लिए हमें कुछ एडिशनल एफर्ट्स नहीं करना पड़े। तो डोंट बॉदर अबाउट द सिचुएशंस मेंशन इन द साइड, जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास ओवर, कंसेप्ट क्लियर, याद करो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल फिर से करो और एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करो। कल उनके सॉल्यूशन करेंगे। आज के लिए आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 8.2। थैंक यू।